Hello everyone, so welcome to Career College of Pharmacy. I am Sachin Bishwal and today we will know about cardiopulmonary resuscitation technique that is CPR technique. तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि CPR टेक्निक जो कि एक बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक है उसको जानना इतना ज़रूरी क्यों है और ये एक्चुअल में होता क्या है और हम एक CPR टेक्निक या फिर CPR हम लोग कब दे सकते हैं. सो फर्स्ट लेट अस नो कि CPR होता क्या है और इसे हमें कब देना चाहिए. CPR एक ऐसा लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसके हेल्प से कोई भी नॉर्मल इंसान एक थमे हुए हार्ट को वापस से रीस्टार्ट कर सकता है. रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या फिर अपने आसपास कि कई सारे लोगों का सडनली चक्कर आता है और उसके बाद उनका डेथ हो जाता है जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं. रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा या अपने आसपास आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लोगों का सडन डेथ हो जाता है जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं. सडन कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि एक प्रीवियसली हेल्दी पर्सन सडनली कोलैप्स कर जाता है या फिर गिर जाता है और उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है. सडन कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं: लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, लॉस ऑफ ब्रीदिंग, सांस थम जाना, लॉस ऑफ पल्स का थम जाना. सडन कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स कुछ और भी सिम्टम्स दिखा सकते हैं जैसे कि पिछले कुछ दिनों चेस्ट में पेन होना, बेचैनी होना या फिर चक्कर आना. तो ऐसा कोई सा भी कंडीशन जिसके वजह से हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर हार्ट बीट करना बंद कर दे, उन कंडीशंस में जैसे कि लाइक ड्राउनिंग, शॉक या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट या फिर एक्सीडेंट्स जिसमें पेशेंट का हार्ट बीट करना बंद कर देता है, उन कंडीशंस में हम लोग CPR इनिशिएट कर सकते हैं. अगर इन पेशेंट्स को सही टाइम पे और सही तरीके से CPR दिया जाए तो इनके लाइफ के चांसेस 2 से 3 गुना तक बढ़ सकते हैं. सो लेट अस नो कि CPR का जो टेक्निक है इसे जानना इतना ज़रूरी क्यों है. ये जान के आपको काफ़ी हैरानी होगी कि इंडिया में लगभग हर साल 7 लाख से भी ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट होते हैं जिनमें से 70% ऑफ कार्डियक अरेस्ट जो कि सिर्फ घरों में होते हैं, 20% ऑफ कार्डियक अरेस्ट जो कि पब्लिक प्लेसेस या ऑफिस में होते हैं और सिर्फ 10% ही कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल्स में होते हैं. तो क्योंकि ये घरों में होने वाली सबसे बड़ी अकरेंस है इसीलिए जितने भी नॉर्मल पब्लिक हैं, नॉर्मल लोग हैं, उन सबको कार्डियक अरेस्ट को कैसे समझना है और कैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट या फिर कैसे बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है ये सबको आना चाहिए. तो जनरली होता क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट कोलैप्स करता है या फिर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो जनरली उसको प्रीफर किया जाता है कि उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाए और देखा जाए तो उसको सही समय पे CPR नहीं मिल पाता. तो अगर सही समय पे CPR नहीं मिल पाता तो हमारे ब्रेन को विदिन 5 to 7 मिनट्स इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है. तो अगर इन पेशेंट्स को सही समय पे सही तरीके से अगर CPR दिया जाए तो इनके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं. CPR एक काफ़ी ही इजी टेक्निक है जिसे कोई भी सीख सकता है और एक कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हेल्प कर सकता है. तो चलिए जानते हैं कि CPR को सही तरीके से कैसे स्टेप वाइज स्टेप देना चाहिए. सो दिस CPR ओवरऑल इंक्लूड 3 प्रोसेस. फर्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, सेकेंड वन इज आस्किंग फॉर हेल्प एंड थर्ड वन इज परफॉर्मिंग द CPR. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग पेशेंट को कैसे एसेस कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ पेशेंट. तो किसी भी पेशेंट को हम कैसे एग्जामाइन करेंगे? सो द फर्स्ट वन इज चेकिंग फॉर ब्रीदिंग, चेकिंग फॉर पल्स एंड चेकिंग फॉर कॉन्शियसनेस. तो द फर्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ द पेशेंट जिसमें हम लोग पेशेंट का कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग और पल्स को चेक करते हैं. तो पहले जानते हैं कि पेशेंट्स के कॉन्शियसनेस को सही तरीके से हम कैसे चेक कर सकते हैं. तो कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए क्या करना है, जब कोई भी कोलैप्स करता है तब उसको आवाज़ दीजिए कि भाई साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है. उसके कंधे पे टैप करिए बार बार और उसको आवाज़ देने का कोशिश कीजिए कि वो कोई रेस्पॉन्स दे रहा है या फिर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है. अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है इसका मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है. दूसरा होता है ब्रीदिंग चेक करना. ब्रीदिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट के चेस्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट का चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है या फिर एक्सपेंड नहीं हो रहा है.
अगर इतने में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि अपने कान को ले जाके पेशेंट के मुंह के पास रखेंगे और उसके रेस्पिरेशन को हम लोग सुनने का कोशिश करेंगे। कई बार कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में होता क्या है कि जो ब्रीदिंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट या फिर हल्की रहती है, जिसे एगोनल रेस्पिरेशन या फिर गैस्पिंग कहा जाता है और इसे नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं माना जाता। एंड द थर्ड वन इज चेकिंग द पल्स रेट। तो पल्स रेट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेडियल पल्स चेक करते हैं हाथ की नाड़ियों को। लेकिन होता क्या है कि ऐसे कंडीशंस में जो पेशेंट का बीपी रहता है वो काफ़ी लो रहता है, इसीलिए हमें पेशेंट का रेडियल पल्स समझ में नहीं आता है। तो इन कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट्स के गर्दन के पास की नाड़ियों को हम लोग देखते हैं, जिसे कहा जाता है कैरोटिड पल्स। तो कैरोटिड पल्स चेक करने का सही तरीका ये होता है कि हम अपने थायराइड कार्टिलेज से 2 फिंगर की दूरी पे लेफ्ट या राइट साइड पे 2 फिंगर्स प्लेस करके हम लोग कैरोटिड पल्स चेक कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो कभी भी अगर पब्लिक प्लेसेस पे या फिर किसी भी प्लेस पे सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं जहाँ पे पब्लिक आसानी से आ जाती है, तो वहाँ पे हम लोग हेल्प लेने के लिए पब्लिक को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई साहब आप इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करिए और जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी हेल्प को बुला सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मिंग द CPR। तो CPR के भी 2 स्टेप होते हैं, एक चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा होता है ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन देना। सो द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मिंग द CPR। और CPR के भी 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा होता है रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग देना। तो चलिए जानते हैं कि एक इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाना चाहिए। तो किसी भी पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देने से पहले उसको एक हार्ड सरफेस पे लेटा दीजिए। अगर वो एक सॉफ्ट सरफेस या फिर कुशनिंग सरफेस पे है तो चेस्ट कंप्रेशन सही से काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि पेशेंट्स के किस बॉडी पार्ट पे हमें चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए। तो आप अपने चेस्ट पे फील कर सकते हैं एक सेंट्रल बोन जिसे कहा जाता है स्टर्नम। तो इसी स्टर्नम के लोअर 1/3 पार्ट पे हमें चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए। तो चेस्ट कंप्रेशंस देने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंट के लेवल पे आना पड़ेगा और अपने डोमिनेंट हैंड को पेशेंट के चेस्ट के ऊपर प्लेस करना है और उसको नॉन डोमिनेंट हैंड से उसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके फिंगर्स पेशेंट के चेस्ट के लेवल के ऊपर होने चाहिए और आपका जो पाम है वो पेशेंट के चेस्ट पे स्टर्नम के लोअर 1/3 पार्ट पे होनी चाहिए और आपको चेस्ट कंप्रेशन इनिशिएट करना है। चेस्ट कंप्रेशन देते समय और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका शोल्डर का लेवल होगा वो पेशेंट के बॉडी के ऊपर होगा और आपके हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए जब भी आप कंप्रेशन दे रहे हैं। इससे आपका कंप्रेशन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे। चेस्ट कंप्रेशन देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चेस्ट कंप्रेशन की स्पीड क्या है। तो चेस्ट कंप्रेशन की स्पीड होती है 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट और ये चेस्ट कंप्रेशन 2 से 3 इंच डीप जाना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशंस तभी इफेक्टिव माने जाएंगे जब आप इफेक्टिवली कंप्रेस करते हैं। जब आप इफेक्टिवली कंप्रेस करते हैं तो आपके हार्ट से ब्लड पंप होके आपके ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स तक जाता है और उसको रीस्टार्ट करता है। सो 30 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद पेशेंट को 2 ब्रीदिंग देना चाहिए और सही तरीके से ब्रीदिंग देने के लिए पेशेंट के हेड को पीछे प्लेस करके उसके नोज़ को क्लोज करके उसके माउथ को ओपन करके हमें सही से ब्रीदिंग देना चाहिए। रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये चेस्ट कंप्रेशंस काफ़ी ही टायरिंग होते हैं। 2 मिनट के बाद आप थकना शुरू कर देंगे। तो इस समय करना क्या है कि आपके आसपास और किसी को भी ये CPR टेक्निक आता हो तो उसको बुलाइए और उससे हेल्प लीजिए और जब एक बार वो थक जाए तो आप वापस से रिचार्ज होके आप वापस से चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनरली देखा जाए तो आजकल कई सारे प्लेसेस पे AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहता है जिसके हेल्प से हम पेशेंट को शॉक देके उसको उसके हार्ट को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। तो अगर उस प्लेस पे AED अवेलेबल है तो उसका यूज़ करके पेशेंट को शॉक देके हम उसका कॉन्शियसनेस वापस ला सकते हैं या फिर जब तक कोई एम्बुलेंस या फिर मेडिकल इमरजेंसी नहीं मिल जाती तब तक हमें चेस्ट कंप्रेशंस को कंटिन्यू रखना है। जब पेशेंट का रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग या पल्स स्टार्ट हो जाता है तब आपका CPR सक्सेसफुल रहा और आप रुक सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट CPR। थैंक यू।